चले तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे थे और इसका जो आंसर आएगा ये आंसर है एक्चुअली 0 to 30 मतलब कि आंसर बी। चलो इन इकोलाई सेल्स इफ इकोलाई सेल्स वर फर्स्ट ग्रोन इन अ 14 NH for cell media and then transferred to 15 NH for cell media, then what should be the proportion of a light chain to heavy chain after completion of the 100 minutes? बराबर। अब इकोलाई जो होता है वो हर 20 मिनट्स के बाद रफली डिवाइड करता है, मतलब कि 100 मिनट्स मतलब कि 5 सेल डिवीजन, 5 बार सेल डिवाइड करेगा तो इसको 100 मिनट्स कहते हैं। तो 5 बार जब सेल डिवाइड करेगा तो टोटल एक्चुअली लाइट स्ट्रैंड्स कितनी होगी और हेवियर स्ट्रैंड्स कितनी होगी। देखो हेवियर स्ट्रैंड्स यहाँ पे ये मिचेल्सन स्टाल से उल्टा है। मिचेल्सन स्टाल ने पहले इसको 15 NH for cell मीडिया में ग्रो किया, बाद में इन्होंने 14 NH for cell मीडिया में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे पहले ग्रो करना है इन 14 NH for cell मीडिया एंड बाद में ट्रांसफ़र करना है 15 NH for cell मीडिया में। तो जो लाइटर डीएनए स्ट्रैंड्स है ये तो 2 ही रहेंगी, जबकि एक्चुअली हेवियर स्ट्रैंड्स है ये बढ़ती जाएगी। तो अब 5th जनरेशन के बाद टोटल 32 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 32 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये 32 डीएनए जब मॉलिक्यूल्स होंगे बराबर, अब इसमें से जो एक्चुअली टोटल 64 स्ट्रैंड्स होगी, 32 में से 64 स्ट्रैंड्स होगी, तो 2 लाइटर होगी जबकि बाकी की जो 62 होगी ये एक्चुअली हैवियर होगी। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए जो शायद एक्चुअली इसके साथ सेट नहीं हो रहा है बराबर। हमने जो पूछा है ये है व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ अ लाइट चेन टू हैवी चेन। तो लाइट चेन 2 होगी जबकि हैवी चेन 62 होगी, मतलब कि 1:31 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1:31। और इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ये सेट नहीं हो रहा है इसके साथ। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। चलिए इसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा, हाल फिलहाल आप इसको याद रखो। इसका आंसर है बी 1:31। उसके ऊपर का आंसर था 0 to 30। चलिए 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रेप्लिकेशन फॉर्क? तो इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन अनरेप्लिकेटेड एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये सही है कि जब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होती है तो फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अनरेप्लिकेटेड डीएनए और रेप्लिकेटिंग डीएनए का जंक्शन ही हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन अकर्स सेमी डिसकंटिन्यूसली, ये भी सही है। ऑन लेगिंग स्ट्रैंड, मतलब कि लीडिंग स्ट्रैंड पे ये कंटिन्यूसली होगा और लेगिंग स्ट्रैंड पे ये डिसकंटिन्यूसली होगा, तो इसलिए हम इसको सेमी डिसकंटिन्यूसली बोलते हैं। फिर है 3rd सी जो है कि लीडिंग स्ट्रैंड्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ रेप्लिकेशन वर्क, ये भी सही है। तो मतलब 7th का आंसर है ऑल ऑफ अबव। चलो डीएनए पॉलीमरेज इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, देन प्राइमर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और एक्चुअली आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए पॉलीमरेज में जो ये डिपेंडेंट वर्ड होता है ये टेम्पलेट की उसके यूज़ पे होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है और ये डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करता है, मीनिंग इट इज़ एक्चुअली अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका आंसर है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' में होता है। देखो बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन ये डीएनए पॉलीमरेज का हो या तो आरएनए पॉलीमरेज का हो, डायरेक्शन फिक्स होता है 5' to 3'। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट सबस्ट्रेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करो। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ए ऑप्शन है डीएनटीपी, बी प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी ओनली डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड और ओनली डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डीएनए पॉलीमरेज के 2 होते हैं सबस्ट्रेट, एक डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स जिसको हम डीएनटीपीज कहते हैं, दूसरा होता है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। मतलब कि 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या आएगा? सी बोथ ए एंड बी। 9th क्वेश्चन का आंसर था ए 5' to 3'।
चलो, सिलेक्ट प्रिंसिपल डीएनए पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम है इकोलाई में? तो आंसर है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो डीएनए पॉलीमरेज 3 को बताता है, ये मेन और प्रिंसिपल रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। 12th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है कि विच डीएनए पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई हैज़ अ हाईएस्ट प्रोसेसिविटी। तो अगर क्लैंप जुड़ता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ तो ये उसकी प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो जाती है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द ओनली डीएनए पॉलीमरेज विच बाइंड्स विद द बीटा क्लैंप, और इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा मेन प्रिंसिपल रेप्लिकेटिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3, तो सी मतलब के 3। 13। ओके, 13 क्वेश्चन है प्राइमर्स इन बैक्टीरियल रेप्लिकेशन इज। बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन के लिए जो प्राइमर्स होते हैं ये कंप्लीटली आरएनए के बने हुए होते हैं, उसमें कोई भी पार्ट डीएनए का नहीं होता है, मतलब कि इट इज कंप्लीटली आरएनए इन नेचर। तो 13th क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कंप्लीटली आरएनए इन नेचर। यूकैरियोटिक प्राइमर्स होते हैं, उसका 5' पोर्शन आरएनए होता है, 3' पोर्शन डीएनए होता है, मतलब इट इज अ मिक्स्ड आरएनए एंड डीएनए, बट नॉट इन केस ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन। प्राइमर्स आर कंप्लीटली आरएनए इन नेचर। चलिए 14th क्वेश्चन। what is initiation of what is the initiation of DNA polymerase? ओके, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इसकी मर्यादा क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो, इकोलाई का या तो यूकैरियोटिक, इट कैन नॉट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए पॉलीमरेज की एक लिमिटेशन होती है कि पहले न्यूक्लियोटाइड से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। दे एसेंशियली रिक्वायर अ शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉल्ड प्राइमर फॉर एक्सटेंशन ऑफ 3' एंड। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो मर्यादा होती है, लिमिटेशन होती है, इट कैन नॉट स्टार्ट रेप्लिकेशन फ्रॉम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो ए है, it cannot start replication from first nucleotide is the answer of this question, 14 question। 15 प्राइमेज इज, क्या होता है प्राइमर्स? मैंने अभी कहा कि प्राइमर्स आर आरएनए इन नेचर। अब प्राइमर्स कंप्लीमेंट्री टू डीएनए होते हैं, मतलब कि जो प्राइमेज एंजाइम होता है जो प्राइमर्स बनाता है, ये आरएनए का सिंथेसिस करता है डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके। मतलब कि प्राइमेज आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या होते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो 15th क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा बी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलो, हेलिकेज कैसा होता है? यूकैरियोटिक हेलिकेज हो या तो बैक्टीरियल हेलिकेज हो। पहले हेलिकेज को याद करो। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, रिंग शेप, इसको हेलिकेज बोलते हैं, और ये हेक्सामेरिक होता है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हेलिकेज इज अ हेक्सामेरिक, मतलब कि 6 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, तो ए आंसर आएगा। 17th क्वेश्चन। इन बैक्टीरियल इन बैक्टीरिया हेलिकेज इज ब्लैंक प्रोटीन। बैक्टीरिया में हेलिकेज प्रोटीन को किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसको बोलते हैं डीएनए बी प्रोटीन। क्या बोलते हैं? डीएनए बी प्रोटीन। तो आंसर ए आएगा, डीएनए बी प्रोटीन। 18th क्वेश्चन। विच प्रोटीन स्टेबिलाइज सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्रिएटेड बाय हेलिकेज एक्टिविटी। जब हेलिकेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करता है एटीपी का यूज करके, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट होते हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तुरंत ही रिवाइंड होकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हेलिकेज की जो एक्टिविटी है ये यूजलेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड्स जनरेट होती है, इसको स्टेबिलाइज करने के लिए स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जिसको शॉर्ट में एसएसबी कहा जाता है। तो इसीलिए जो 18th क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा एसएसबी। चलो, एसएसबी इसका आंसर है ए। विच प्रोटीन इज अ क्लैंप प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इकोलाई में कौन सा प्रोटीन क्लैंप प्रोटीन की तरह काम करता है? याद करो, मेंदू वड़ा जैसा दिखता है, डोनट जैसा इंग्लिश में कहते हैं, ये क्लैंप प्रोटीन होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज के पीछे जुड़ जाता है, तभी एक्चुअली प्रोसेसिविटी उसकी मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 वो होलो एंजाइम है कि जो क्लैंप प्रोटीन को बाइंड करता है, और क्लैंप प्रोटीन इकोलाई में बीटा प्रोटीन कहलाता है, जबकि यूकैरियोट्स में इसको एक्चुअली पीसीएनए पकना बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बीटा प्रोटीन। 20th क्वेश्चन। तो आंसर आएगा ए, बीटा प्रोटीन 19 का। 20 विच एंजाइम हैज़ अ एटीपीएस एक्टिविटी। हमने अभी कहा था कि हेलिकेज वो एंजाइम है कि जो एटीपीएस का यूज़ करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज़ करता है टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स। तो आंसर आएगा ए। 20th क्वेश्चन का आंसर है ए।
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई इज, इसको ओरिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिसी। तो 21st क्वेश्चन का आंसर है ओरिसी ए। इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि ओरिसी इज ब्लैंक बेस पेयर इन लेंथ। कितनी लंबाई होती है ओरिसी की? तो ये 245 बेस पेयर का होता है। तो आंसर आएगा ए, 22 का ए। 23 इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एज ब्लैंक मर एंड ब्लैंक मर मोटिफ। तो आपको याद होगा कि ओरिसी जो इकोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो 245 बेस पेयर का होता है, उसमें दो मोटिफ होते हैं, एक 9 मर मोटिफ होता है, दूसरा 13 मर मोटिफ होता है। तो इसलिए हम कहेंगे 9 मर एंड 13 मर मोटिफ। तो ए आंसर आएगा 9 मर एंड 13 मर। चलिए, विच रेप्लिकेशन प्रोटीन रिकॉग्नाइज इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? कौन सा रेप्लिकेटिंग प्रोटीन इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बाइंड करता है? तो इसका आंसर है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, ये 9 मर मोटिफ को बाइंड करते हैं, उससे 13 मर मोटिफ मेल्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि डीएनए ए प्रोटीन जो फर्स्ट प्रोटीन होते हैं इकोलाई में, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिसी को 9 मर मोटिफ पे बाइंड करते हैं। तो ये 24th क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। 25th क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज अ हेलिकेज लोडर? कौन सा प्रोटीन हेलिकेज लोडर कहा जाता है? तो इकोलाई में जो हेलिकेज की रिंग होती है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में से पास करके इसको लोड किया जाता है, और ये लोड करने के लिए एक अलग से हेलिकेज लोडर चाहिए जो खुद हेक्सामेरिक इन नेचर होता है, और इसको डीएनए सी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए सी प्रोटीन। तो 25th क्वेश्चन का आंसर है बी, डीएनए सी प्रोटीन। 26th क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। विच एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन अ प्राइमर रिमूवल एंड गैप रिपेयर? कौन से एंजाइम्स होते हैं ये प्राइमर रिमूवल और गैप रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं इकोलाई में? तो ऑप्शन ए आरएनएज एच, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज 1, ऑप्शन सी हेलिकेज, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो प्राइमर रिमूवल का जो काम होता है ये दो एंजाइम्स के मिलने से होता है। एक आरएनएज एच होता है। आरएनएज एच ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड करता है, जो डीएनए से बाउंड होता है, लेकिन वो लास्ट रिबोन्यूक्लियोटाइड को डिग्रेड नहीं कर पाता उसके बाद जब डीएनए का पार्ट स्टार्ट होता है। तो प्राइमर जो आरएनए इन नेचर होता है ये मोस्टली आरएनएज एच के थ्रू डिग्रेड हो जाता है। अब ये जो गैप बन जाता है इसको फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो लास्ट रिबोन्यूक्लियोटाइड होता है इसको दूर करता है अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का यूज करके, और अंत में लाइगेज नाम का एंजाइम का यूज करके ये सील किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो ए एंड बी है ये दोनों आएंगे 26 में, मतलब कि आंसर डी आएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए 27, विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन अ टर्मिनेशन ऑफ इकोलाई रेप्लिकेशन? तो इकोलाई का जो सर्कुलर डीएनए होता है उसमें ओरिसी से दो रेप्लिकेशन फोर्क मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऑपोजिट साइड पे टर्मिनस सीक्वेंस होते हैं, जो हर एक टर्मिनस सीक्वेंस अबाउट 20 बेस पेयर का होता है, और उसके 8 जितने रिपीट्स दोनों हाफ साइड पे कवर होती है, मतलब कि प्रेजेंट होती है। अब इस टर्मिनस सीक्वेंस को बाइंड करता है एक टस, टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? टस, टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। तो हम कहते हैं कि इकोलाई रेप्लिकेशन टर्मिनेशन करने के लिए जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है इसको टस प्रोटीन बोलते हैं, टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस, टस। जो टर होता है ये टर्मिनस सीक्वेंस के लिए, ये तो डीएनए सीक्वेंस है इसलिए बी आंसर नहीं आ सकता। एसएसबी तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है। तो 27 में एक ही आंसर पॉसिबल है, इसको हम कहते हैं टस, TUS, टस। 28, विच इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज हैज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी? तो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है इकोलाई का जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है? तो इसका आंसर है डीएनए पॉलीमरेज 1। देखो आप, एक टेबल मैंने मटेरियल में दिया है जिसमें डीएनए पॉल 1, 2 और 3 का कंपैरिजन किया है। ये तीनों के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन होता है, तीनों के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग होता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द ओनली इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज हैविंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो 28 जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आता है ए, डीएनए पॉलीमरेज 1। चलो, प्राइमेज इज एक्टिवेटेड बाय, कौन प्राइमेज को एक्टिवेट करता है? हेलिकेज, एसएसबी, डीएनए पॉल 1 और नन। हेलिकेज जो रेप्लिकेशन फॉर्क के साथ जुड़ा होता है वो हमेशा प्राइमेज को एक्टिवेट करता है, तो प्राइमेज इज ऑलवेज एक्टिवेटेड बाय हेलिकेज। तो आंसर आएगा ए। 30th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर,
विच एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी इकोलाई में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है और डीएनए पॉलीमरेज में कहा जाता है? तो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, मतलब कि 30th क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसको प्रॉपरली नोट डाउन भी कर लेना मटेरियल का यूज़ करके, और कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर इंटरनल एग्जामिनेशन एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।